आजकल की ज़िंदगी में सबका एक सपना होता है खुद का एक अपना घर लेना। इसी सपने को साकार करने के लिए गवर्नमेंट भी आपको पूरी तरह से सपोर्ट करती है और एनकरेज करती है हाउस प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करने के लिए। इसी कारण से होम लोन की जो रीपेमेंट होती है वो एलिजिबल होती है 80C में टैक्स डिडक्शन के लिए। और जब आप होम लोन से हाउस परचेज करते हैं तो उसके ऊपर भी काफ़ी तरह की टैक्स बेनिफिट्स आपको मिलते हैं, जिस कारण से आपकी टैक्स लायबिलिटी है वो बहुत ही कम हो जाती है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राकेश, आप देख रहे हैं बैंकिंग बाबा यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में अपन ऐसे ही टैक्स बेनिफिट्स के बारे में बात करेंगे जो आपको मिलते हैं अगर आप एक होम लोन लेते हैं तो। सबसे पहले होम लोन से रिलेटेड कुछ कंडीशंस होती है तो उसको डिस्कस कर लेते हैं। होम लोन दो तरह की प्रॉपर्टी के ऊपर लिया जा सकता है, या तो एक प्रॉपर्टी आप डायरेक्ट नई परचेज कर रहे हैं या फिर आप एक प्रॉपर्टी है उसके ऊपर आप कंस्ट्रक्शन करवा रहे हैं। इन दोनों कैटेगरी के बारे में अपन इसी वीडियो में डिस्कस करेंगे। एक बात जो ध्यान रखने वाली है वो है रिनोवेशन की। अपन इस वीडियो में नई प्रॉपर्टी परचेज या फिर नई प्रॉपर्टी कंस्ट्रक्शन के बारे में बात करेंगे, रिनोवेशन की इस वीडियो में अपन बात नहीं करेंगे। अब देखिए, अगर आपने होम लोन जो है वो कंस्ट्रक्शन के ऊपर लिया है तो आपका जो कंस्ट्रक्शन है वो 5 साल के अंदर कंप्लीट हो जाना चाहिए। अगर वो कंस्ट्रक्शन 5 साल में पूरा नहीं होता है तो आप टैक्स बेनिफिट्स के लिए एलिजिबल नहीं होंगे। अब सपोज आपने एक लोन लिया, उसकी EMI आपकी इंस्टेंट स्टार्ट हो जाएगी और आपका प्रॉपर्टी जो है वो कंस्ट्रक्शन में है। जब तक वो प्रॉपर्टी कंस्ट्रक्शन उसका कंप्लीट नहीं हो जाता या फिर आपने परचेज करी है तो उसका आपको पोजेशन पूरी तरीके से नहीं मिल जाता, तब तक आप टैक्स का बेनिफिट नहीं ले सकते हैं। जब आपको प्रॉपर्टी का पोजेशन मिल जाता है या फिर कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो जाता है, उसी साल से आप टैक्स का बेनिफिट लेना स्टार्ट कर सकते हैं। अब इसका मतलब ये नहीं है कि कंस्ट्रक्शन पीरियड के दौरान जो आपने इंटरेस्ट पे किया उसका आपको बेनिफिट नहीं मिलेगा, उसका बेनिफिट भी मिलेगा। उसकी कैलकुलेशन कैसे होती है वो अपन इसी वीडियो में आगे देखेंगे। अब देखिए, आप लोन का रीपेमेंट करते हैं, उसकी आपकी मंथली EMI जाती है। EMI में आपके दो कंपोनेंट होते हैं, एक होता है प्रिंसिपल अमाउंट का, दूसरा होता है आपका इंटरेस्ट अमाउंट का। तो प्रिंसिपल अमाउंट और इंटरेस्ट अमाउंट दोनों का आपको बेनिफिट मिलता है इनकम टैक्स में। प्रिंसिपल अमाउंट का जो आप रीपेमेंट करते हैं उसका बेनिफिट आपको सेक्शन 80C के अकॉर्डिंग मिलता है। सेक्शन 80C के अकॉर्डिंग आप 1.5 लाख रुपए तक का इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और उसकी आपको टैक्स डिडक्शंस मिल जाएगी। सेक्शन 80C में काफ़ी तरह के ऑलरेडी बेनिफिट्स आते हैं, EPF, PPF, PF वगैरह काफ़ी तरह के इन्वेस्टमेंट ऑलरेडी 80C में कवर होते हैं। तो लेकिन अगर आपने एक होम लोन ले रखा है और आप उसका प्रिंसिपल अमाउंट रीपेमेंट करते हैं तो आप उसका बेनिफिट ले सकते हैं 80C की 1.5 लाख के लिमिट पूरा करने के लिए। आपको बाकी इन्वेस्टमेंट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब जिस साल आपने प्रॉपर्टी परचेज करी उसका स्टाम्प ड्यूटी का चार्जेस, रजिस्ट्रेशन का चार्जेस, ये जितने भी चार्जेस हैं वो भी आप कवर कर सकते हैं 80C की लिमिट में। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है आप 80C में कौन सा डिडक्शन लेना चाहते हैं। स्टाम्प ड्यूटी रजिस्ट्रेशन का भी ले सकते हैं, चाहे आप प्रिंसिपल अमाउंट का जो रीपेमेंट करते हैं उसका भी बेनिफिट ले सकते हैं। तो अगर आपकी प्रिंसिपल अमाउंट से ही लिमिट 1.5 लाख रुपए क्रॉस कर जाती है तो आपको बाकी इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत नहीं है। आप चाहें तो उसमें इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हैं। अब बात करते हैं EMI के दूसरे कंपोनेंट की जो था इंटरेस्ट का। EMI में आप जो होम लोन का इंटरेस्ट का पेमेंट करते हैं उसकी भी आपको टैक्स बेनिफिट मिलती है, वो मिलती है सेक्शन 24 के अकॉर्डिंग। अब इसमें दो कैटेगरी बनाई गई है, एक है सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी की, एक है लेट आउट। यानी कि अगर आप अपनी फर्स्ट प्रॉपर्टी परचेज कर रहे हैं तो वो आपकी सेल्फ ऑक्यूपाइड मानी जाएगी, और अगर आप सेकंड प्रॉपर्टी परचेज कर रहे हैं तो वो भी आप सेल्फ ऑक्यूपाइड में दिखा सकते हैं। लेकिन अगर आप चाहें तो उसको किराए पर भी दे सकते हैं, लेकिन एक पर्सन 2 सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी शो कर सकता है। उसके बाद में कोई भी वो प्रॉपर्टी परचेज करता है तो वो लेट आउट मान ली जाएगी, यानी कि वो किराए पर दी हुई है ये मान लिया जाएगा, चाहे आपने किराए पर दे रखी है या नहीं दे रखी है। अगर आपने तीसरी प्रॉपर्टी ले रखी है तो उसका आपको मार्केट वैल्यू के हिसाब से रेंट कैलकुलेट करके उसके ऊपर आपको टैक्स पे करना पड़ता है। लेकिन अगर आपके पास 2 प्रॉपर्टी है तो आप उसको दोनों को सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी में दिखा सकते हैं। अब सपोज आपने सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी ले लिया। अब सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी में आपका जो लोन का रीपेमेंट जा रहा है उस पे जो भी इंटरेस्ट का पार्ट है उसका आपको जो डिडक्शन मिलेगा वो मिलेगा मैक्सिमम 2 लाख रुपए तक का एवरी ईयर। जब तक आपका लोन चल रहा है तब तक आपको 2 लाख का हर साल टैक्स बेनिफिट मिलता रहेगा। यानी कि जितना आप इंटरेस्ट पे कर रहे हैं उसकी आप डिडक्शन ले सकते हैं सेक्शन 24 के अकॉर्डिंग, लेकिन उसकी जो मैक्सिमम लिमिट है वो है 2 लाख रुपए की। अब बात कर लेते हैं लेट आउट प्रॉपर्टी की। 2 प्रॉपर्टी तो आप सेल्फ ऑक्यूपाइड दिखा सकते हैं। सेल्फ ऑक्यूपाइड के बाद में भी आप कोई प्रॉपर्टी लेते हैं तो वो आपकी अज्यूम कर लिया जाएगा कि वो प्रॉपर्टी किराए पर आपने दे रखी है। अगर आपने एक्चुअल में किराए पर दे रखी है तो आपका एक्चुअल जो रेंट होएगा वो आपकी इनकम मान ली जाएगी, उसके ऊपर आपको 30% का डिडक्शन मिलता है। तो यानी सपोज कीजिए 2 लाख रुपए का आपको रेंट मिल रहा है, 2 लाख रुपए में से 30% का आपको डिडक्शन मिल जाएगा, 1,40,000 रुपए आपकी इनकम मान ली जाएगी। 1,40,000 रुपए आपकी इनकम मान ली गई।
हाउस प्रॉपर्टी से। अब आपने हाउस प्रॉपर्टी के ऊपर लोन ले रखा था और उस लोन का आप इंटरेस्ट पेमेंट करते हैं 3 लाख रुपए सालाना। तो 3 लाख रुपए में से 1,40,000 तो आपकी इनकम ऑलरेडी दिखा रखी है, तो 3 लाख में से 1,40,000 तो वो माइनस हो जाएगी, बाकी का बचा 1,60,000 रुपए। तो 1,60,000 रुपए की भी आप डिडक्शन ले सकते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया, सेक्शन 24 के अकॉर्डिंग मैक्सिमम लॉस दिखाने की जो लिमिट है वो है 2 लाख रुपए, तो आप 1,60,000 रुपए का अपना लॉस दिखा सकते हैं। आपकी जो अज्यूम रेंट इनकम मानी जाएगी उसके बाद में आप नेट बेनिफिट 2 लाख रुपए तक का ले सकते हैं सेक्शन 24 से। अब बात करते हैं कंस्ट्रक्शन के दौरान जो आपने रीपेमेंट किया लोन का, उसका क्या बेनिफिट मिलेगा। कंस्ट्रक्शन के दौरान आपने जो ईएमआई पे करी उसका आपका एक था प्रिंसिपल अमाउंट, दूसरा था आपका इंटरेस्ट अमाउंट। प्रिंसिपल अमाउंट की आपको कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा। कंस्ट्रक्शन के दौरान आपने जितना भी प्रिंसिपल अमाउंट रीपे किया उसका आपको बेनिफिट नहीं मिलेगा, लेकिन जो इंटरेस्ट का अमाउंट था उसका आप बेनिफिट ले सकते हैं। वो बेनिफिट कैसे लिया जाएगा, सपोज आपका कंस्ट्रक्शन चला 5 साल के लिए और उस कंस्ट्रक्शन पीरियड के अंदर आपने 5 लाख रुपए का इंटरेस्ट पेमेंट कर दिया, यानी जो आपने ईएमआई पे करी उसमें इंटरेस्ट का पोर्शन आपने 5 लाख रुपए ऑलरेडी पे कर दिया है। तो आप उस 5 लाख रुपए को आने वाले 5 सालों में, यानी कि जब आपकी प्रॉपर्टी कंप्लीट हो जाती है उसके अगले 5 सालों में आप उस टैक्स का बेनिफिट ले सकते हैं इक्वल अमाउंट में। यानी कि 5 लाख रुपए का आपको बेनिफिट लेना है तो आप 5 सालों में 1-1 लाख रुपए का बेनिफिट बांटकर उसको यूज कर सकते हैं। लेकिन सेक्शन 24 के अकॉर्डिंग जो मैक्सिमम लिमिट रहेगी वो 2 लाख रुपए की ही रहेगी। तो आइए इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझ लेते हैं। सपोज आपने कोई लोन ले रखा है और उसका जो आप प्रिंसिपल अमाउंट रीपेमेंट करते हैं वो है 3 लाख रुपए और उसके ऊपर जो आप इंटरेस्ट रीपेमेंट करते हैं वो है 2.5 लाख रुपए, और आपका जो इंटरेस्ट था वो कंस्ट्रक्शन पीरियड के दौरान था 5 लाख रुपए का। तो आप 5 लाख रुपए को 5 साल में इक्वल अमाउंट का बेनिफिट ले सकते हैं, यानी कि 1 लाख रुपए का आप बेनिफिट ले सकते हैं अपने कंस्ट्रक्शन पीरियड के दौरान का। और आपका जो करंट अमाउंट का इंटरेस्ट है वो है 2.5 लाख रुपए। टोटल आपका इंटरेस्ट हो गया 3.5 लाख रुपए, लेकिन आप 3.5 लाख रुपए का बेनिफिट नहीं ले सकते हैं। मैक्सिमम लिमिट जो है वो 2 लाख रुपए की ही ले सकते हैं। और प्रिंसिपल अमाउंट जो था आपका 3 लाख रुपए का, उसमें से आप 1.5 लाख रुपए का 80C के अंदर डिडक्शन ले सकते हैं। तो 1.5 लाख रुपए आप 80C में ले लेंगे, 2 लाख रुपए आप सेक्शन 24 में ले लेंगे, तो 3.5 लाख रुपए की आप बेनिफिट ले सकते हैं यहां तक। अब सपोज दूसरा एग्जांपल समझते हैं। आपका जो प्रिंसिपल अमाउंट था वो था 1 लाख रुपए, आपका जो इंटरेस्ट अमाउंट था वो भी था 1 लाख रुपए, और जो आपका कंस्ट्रक्शन पीरियड के दौरान इंटरेस्ट था वो था टोटल 5 लाख रुपए। यानी कि कंस्ट्रक्शन पीरियड में आपने जितना भी इंटरेस्ट का पेमेंट किया है उस सब को आपको जोड़ लेना है। उन सबको कंबाइन करने के बाद आने वाले 5 सालों में आप उसको इक्वल अमाउंट में क्लेम कर सकते हैं। यानी कि इस साल में अपन 1 लाख रुपए का क्लेम कर सकते हैं। इस साल का अपना इंटरेस्ट है 1 लाख रुपए, प्रीवियस पीरियड का इंटरेस्ट है अपना 1 लाख रुपए, तो 2 लाख रुपए की अपन बेनिफिट ले सकते हैं। और प्रिंसिपल अमाउंट की आप लिमिट जो है वो 1.5 लाख रुपए ले सकते हैं। अब एक बात आती है जॉइंट ओनर, यानी कि को बोरोवर, 2 जने मिलकर एक साथ प्रॉपर्टी परचेज कर सकते हैं। मदर और सन भी परचेज कर सकते हैं, फादर और सन भी कर सकते हैं, या फिर हस्बैंड वाइफ भी कर सकते हैं। उस प्रॉपर्टी का जो ओनर होगा वो को ओनर होगा, यानी कि दोनों के दोनों लोग ओनर होने चाहिए, और जो लोन का अमाउंट भी है वो दोनों के ऊपर होना चाहिए। टैक्स बचाने के लिए ऐसा काफ़ी यूज़ किया जाता है। यानी कि हस्बैंड वाइफ अगर मिलकर प्रॉपर्टी लेते हैं और उसके ऊपर वो लोन भी लेते हैं जॉइंट बोरोवर के रूप में, तो वो दोनों सेपरेट 1.5 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट वो मान सकते हैं 80C में, और दोनों ही सेक्शन 24 के अकॉर्डिंग इंटरेस्ट की भी डिडक्शन ले सकते हैं 2 लाख रुपए की। यानी कि 3.5 लाख इधर, 3.5 लाख इधर, टोटल मिला के 7 लाख रुपए का बेनिफिट लिया जा सकता है एक होम लोन के ऊपर। अब इसके अलावा भी और बेनिफिट मिलते हैं होम लोन के इंटरेस्ट रीपेमेंट के ऊपर। आइए उसके बारे में बात कर लेते हैं। अफोर्डेबल हाउसिंग स्कीम सेक्शन 80 EEA के अकॉर्डिंग, इस सेक्शन के अकॉर्डिंग आपको 1.5 लाख रुपए का एडिशनल बेनिफिट मिलता है इंटरेस्ट की रीपेमेंट के ऊपर। यानी कि सेक्शन 24 में आप ऑलरेडी 2 लाख रुपए का इंटरेस्ट बेनिफिट ले चुके हैं। सेक्शन 80 EEA के अकॉर्डिंग भी आपको एडिशनल 1.5 लाख रुपए का टैक्स बेनिफिट मिलता है। इसकी कुछ कंडीशन होती है, आइए वो कंडीशन एक बार देख लेते हैं। 1 अप्रैल 2019 के बाद से अगर आप कोई भी प्रॉपर्टी परचेज करते हैं 45 लाख रुपए से कम अमाउंट की, तो आपको 1.5 लाख रुपए का एडिशनल बेनिफिट मिलता है इंटरेस्ट के ऊपर। ये जो बेनिफिट है ये आपको हर साल 1.5 लाख रुपए का मिलता रहेगा जब तक आपका जो लोन अमाउंट है वो कंप्लीट नहीं हो जाता। यानी कि अगर आपने लोन ले रखा है और उसके ऊपर आप 3.5 लाख रुपए का इंटरेस्ट पेमेंट करते हैं, तो 2 लाख रुपए तो आप सेक्शन 24 के अकॉर्डिंग ले सकते हैं बेनिफिट, और 1.5 लाख रुपए का बेनिफिट आप सेक्शन 80 EEA के अकॉर्डिंग ले सकते हैं। और प्रिंसिपल अमाउंट की 80D के अंदर अलग से डिडक्शन
मिलती है। जॉइंट ओनर का आपको बेनिफिट ऑलरेडी बता दिया है, तो आप समझ गए होंगे टोटल कुल मिला के होम लोन लेने के ऊपर आपको कितने बेनिफिट मिलते हैं। तो अब आपको एक बार फिर से कंडीशन बता देते हैं। ये जो होम लोन की कंडीशन है वो है कंस्ट्रक्शन पे ले सकते हैं या परचेज पे ले सकते हैं। उसी के साथ साथ ये जो आपने प्रॉपर्टी परचेज करी है इसका बेनिफिट आप ले रहे हैं तो आप इस प्रॉपर्टी को 5 साल तक बेच नहीं सकते हैं। अगर आप इस प्रॉपर्टी को 5 साल से पहले बेच देते हैं तो आपने जितने भी ये टैक्स के बेनिफिट, इंटरेस्ट के बेनिफिट लिए वो सारे रिवर्स हो जाएंगे और जिस साल में आप प्रॉपर्टी बेचते हैं उस साल में आपको उन सभी इनकम के ऊपर टैक्स वापस पे करना पड़ेगा। तो इस प्रॉपर्टी को आपको किसी भी तरह से 5 साल तक मिनिमम होल्ड करना है। अगर आप ये वीडियो अभी तक देख रहे हैं तो उम्मीद करते हैं आपको पूरी तरह से समझ में आ गया होगा होम लोन के ऊपर इंटरेस्ट का, प्रिंसिपल अमाउंट का क्या क्या बेनिफिट मिलता है। तो उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना, चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।